हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड द रेडियस रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी से। व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? द पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड और ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, इसे हम पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज लेना है तो इसको हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है इसका, इसको कैलकुलेट करने का? तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ एटम्स in the unit cell and the total volume of unit cell into 100। मीन्स जो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास किसी भी यूनिट सेल का, उसमें जो एटम्स हैं वो कितना स्पेस, उसमें से कितना वॉल्यूम जो है उसमें वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो हम रेशियो ले लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस जो है ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स वो हमारे पास आ जाएगा, जिसे हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस से हम। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? एक परमिटिव यूनिट सेल है जिसमें हमारे पास, हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं उसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और परमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो जब पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं तो हम जानते हैं कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में वो कितनी होती है, 1/8। ठीक है, तो 1/8 क्या होती है हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन होती है। तो टोटल पार्टिकल कितने हैं? टोटल 8 पार्टिकल्स हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 1। 1 इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? दो चीजें हमें चाहिए, एक तो वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, दूसरा हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ना सपोज हमारे पास यहाँ पे जो एज लेंथ है इस यूनिट सेल की, दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ एटम हम यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल आर। रेडियस ऑफ एटम जो कि स्फेरिकल पार्टिकल्स हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं, तो हम इसे रेडियस ऑफ स्फीयर भी लिख देंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर। ओके, नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एटम्स? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स हम लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये तो होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम। और कितने हमारे पास यहाँ पे स्फीयर्स हैं? हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्फीयर है, तो हमारे पास ये रह जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स और पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा? अब यूनिट सेल हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है। तो किसी भी क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो एज लेंथ है दैट इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है दैट इज इक्वल टू ए। तो हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसमें हमने जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। अब यहाँ पे जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तब तक हम इसका पैकिंग एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक कॉर्नर्स पे पार्टिकल जो पड़े हुए हैं दैट आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, और जो यहाँ से हमने एक पार्टिकल ए दूसरा पार्टिकल बी जो लिया है, इसके बीच के जो सेंटर को हमने जो ज्वाइन किया है तो दैट बिकम्स ए एज लेंथ। ठीक है, और ये एज लेंथ किसके बराबर है यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट विल बी इक्वल टू 2r होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8r क्यूब। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी मिल गया है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स भी हमारे पास है, तो हम पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से हम 8 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? पाई अपॉन 6 इंटू 100। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकालनी है परसेंटेज में, तो हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू होती है 3.142। ठीक है, अपॉन 6 इंटू 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.37%, और जिसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 52.4%।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस और बॉडी सेंटर जो क्यूबिक अरेंजमेंट है उसमें भी हम पार्टिकल्स का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस की तरफ। तो फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में क्या होता है कि हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होता है। दैट मीन्स पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर्स पे एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस वहाँ पे पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास क्यूबिक लैटिस है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एज लेंथ होगी दैट वुड बी ए। ठीक है। और इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी क्या होंगी हमारे पास ए होंगी। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लेट द एज लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज ए। ठीक है। अगेन द रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि पार्टिकल्स है हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर दैट विल बी इक्वल टू आर। ठीक है। देन व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर would be equal to 4 by 3 pi r cube। अब नेक्स्ट आती है कि हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर्स, ठीक है, पर यूनिट सेल वो कैसे निकालते हैं हम? जो उनकी कंट्रीब्यूशन हैं। ठीक है। तो हमारे पास कॉर्नर्स पे कितने एटम्स हैं? 8। उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8 प्लस कितने फेसेस हैं हमारे पास? 6 एटम्स हमारे पास फेस पे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। ठीक है। तो एक स्फीयर का हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल जो 4 एटम्स हैं उनका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स will be equal to 4 into 4/3 pi r cube that is equal to 16/3 pi r cube। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ ए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि जो पार्टिकल्स हमारे पास कॉर्नर्स पे है, ठीक है, वो एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं टच कर पा रहे हैं? क्योंकि जब हमारे फेस के सेंटर में कोई एटम आ जाता है तो वो क्या करता है, जो कॉर्नर पे एटम्स हैं उनको पुश कर देते हैं। ठीक है। वो उसको टच नहीं करते हैं, जो सेंटर का एटम है वो उनको डायरेक्टली टच कर रहा होता है। ठीक है। तो हम यहाँ से हम डायरेक्टली जो है एज लेंथ जो है उनके रेडियस को ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है कितना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो वैल्यू ऑफ जो है ये बीच के जो 3 एटम्स हैं इनकी हम जो डिस्टेंस है उसको निकालेंगे। ठीक है। दैट वुड बी ए सी। ठीक है। यहाँ पे ए सी हम देख रहे हैं किसके इक्वल है? तो ए सी इज इक्वल टू वट? इट इज आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 4r। ठीक है। और अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास ए बी सी है उसमें जो ए सी स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी क्या है? यहाँ पे एच लेंथ है दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड दैट कम्स आउट टू बी 2a स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी विल बी इक्वल टू √2a। ठीक है। और ऊपर हमने देखा है ए सी इज इक्वल टू 4r, सो वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 4r। और यहाँ से हम a निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी 4/√2r। ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई 4/√2r। ठीक है। और इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2√2r। Now just putting the values of volume of the spheres as well as the volume of unit cell, we can calculate the packing efficiency। तो packing efficiency क्या होगा? Volume of spheres that is 16/3 pi r cube upon 2√2 r whole cube। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका होल क्यूब करेंगे। क्लियर? तो उसके बाद हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटू 100 करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन, जब हम इसका क्यूब लेंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी 16√2 आर क्यूब। ठीक है। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 है हमारे पास, और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बच के आएगा पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। ठीक है। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, पाई की वैल्यू 3.142 अपॉन 3 इंटू √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414 इंटू 100, और जब इसमें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 74%।
ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी गिवन जो अरेंजमेंट है CCP, FCC, BCC, उनका हम पैकिंग एफिशिएंसी जो है, पैकिंग फ्रैक्शन जो है, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो एग्जांपल है बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है कि एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे एज वेल एज द सेंटर ऑफ द बॉडी हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी जब हमारे पास एक एटम जो है बॉडी के सेंटर में आ गया तो उसने जो कॉर्नर्स वाले एटम्स हैं उनको दूर दूर कर दिया। ठीक है, तो उस केस में हम जो इसका एज लेंथ है वो डायरेक्टली जो है इनके रेडियस को ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले सपोज हमारे पास जो एज लेंथ है क्यूब की है वो हम मान के चलते हैं एज लेंथ दैट इज इक्वल टू ए है। ठीक है, और जो रेडियस ऑफ एटम है और स्फीयर जो है दैट इज इक्वल टू हम आर लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमारा काम है नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। तो BCC यूनिट सेल में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दैट आर इक्वल टू 2। ठीक है, वो कैसे आते हैं? 8 एटम्स तो हमारे पास कॉर्नर में है। ठीक है, 1/8 उनकी कंट्रीब्यूशन है, प्लस एक एटम हमारा जो है बॉडी में है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1 है। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारा टारगेट है वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालना। तो टोटल कितने एटम्स हमारे पास? 2 हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने स्फीयर्स हैं? 2। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 spheres would be equal to what? 2 into 4/3 pi r cube, and that will be equal to 8/3 pi r cube। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स तो हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना। उसके लिए हमें एज लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो एज लेंथ हम निकालेंगे फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो हमें चाहिए AD। तो AD क्या है यहाँ पे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल टू 4R, R प्लस आर प्लस आर एंड प्लस आर, सो इट इज इक्वल टू 4R। ठीक है, तो फर्दर अगर हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ठीक है, तो उसमें जो AD स्क्वायर होगा दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? दैट वुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस एंड CD स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे AC की वैल्यू नहीं है जो हम निकालेंगे फर्दर एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहीं पे छोड़ के अब पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू AC की हमारे पास यहाँ पे आई है दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो वी कैन राइट इट एज ए 2A स्क्वायर, और CD क्या है? CD इज आल्सो एच लेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, तो ये दैट विल बी इक्वल टू 3A स्क्वायर एंड दैट इज द AD स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए? AD। तो यहाँ से हमारे पास AD जो है वो कितना आ जाएगा? √3A आ जाएगा। ओके, अब ये AD इज इक्वल टू √3A आ गया। यहाँ पे हमारे पास AD क्या है? 4R है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो वी कैन से √3A इज इक्वल टू 4R, और what would be the A? A will be equal to 4/√3R। अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई। अब हमने निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज A क्यूब विच विल बी इक्वल टू व्हाट? 4/√3R होल क्यूब। ठीक है, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 64/3√3R क्यूब। अब बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ यूनिट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स हमारे पास यहाँ पे था 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 64/3√3 आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 8 से हम 64 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया π√3, ठीक है, अपॉन 8 इंटू 100। ओके, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 3.142 इंटू √3 इज 1.732 अपॉन 8 इंटू 100, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 68%।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट में भी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास जो थी, यूनिट सेल में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी, दैट वाज 52.4%। और एफसीसी में हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आई है दैट इज 74%। और जो बीसीसी में हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आई है दैट इज 68%। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, कौन सा जो पैकिंग अरेंजमेंट है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, दैट इज दी एफसीसी। क्लियर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो स्पेस है एटम जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 74%। तो नेक्स्ट हम चलते हैं साइज ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जैसा कि हमने पीछे स्टडी किया हुआ है कि हमारे पास दो तरह के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड ये बनते कब हैं, जब हमारे पास फर्स्ट लेयर के ऊपर हम जब सेकंड लेयर प्लेस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में हमारे पास दो तरह के वॉइड्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं और उनका हम साइज कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे लैटिस के जो एटम्स होंगे उनके साइज के ऊपर जो हमारा है वाइड का साइज डिपेंड करता है। वो क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास जो एटम्स हैं जो लैटिस में अरेंज किए हुए हैं लैटिस पॉइंट्स पे, अगर उनका साइज़ बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो वाइड्स होंगे उनका साइज़ भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर वो छोटे हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो हम जो यहाँ पे रिलेशन निकालने वाले हैं, साइज़ जो निकालने वाले हैं वो उनके कंपैरेटिव हम निकालेंगे। दैट मीन्स हमारा जो साइज़ होगा वाइड का वो उनके रिलेशन में हमने निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड से। ठीक है, तो पहले देखते हैं अभी ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब फर्स्ट लेयर के ऊपर हम अब सेकंड लेयर प्लेस करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे वॉइड्स बनते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, जब फर्स्ट लेयर के 3 एटम्स के ऊपर सेकंड लेयर के 3 एटम्स जो है ऑपोजिटली प्लेस किए जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टार शेप जो है वाइड बनकर आता है। ठीक है, अब ये वाइड यहाँ पे हमें बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। लेट मी रिमूव दी अपर एटम एंड द लोअर एटम। ठीक है, टू शो दी साइज ऑफ द वाइड। ठीक है, अगर मैं ऊपरला और नीचे वाला एटम जो है वो यहाँ से रिमूव कर दूँ और इस शेप को थोड़ा सा मैं टिल्ट करूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये स्पेस बनकर आएगी। ठीक है, अब ये सारी इसकी सारी स्पेस जो है यहाँ पे वाइड होता है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इस वाइड का साइज है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कोई मॉलिक्यूल और एटम यहाँ प्लेस करते हैं जो हमारा बताएगा कि ये हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड का साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो बॉल हमने जो फिट की हुई है तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि इस ऑक्टाहेड्रल वाइड का साइज क्या होगा। अब मान लीजिए ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है उसमें जो हमने एटम फिट किया हुआ है उसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द रेडियस ऑफ वाइड जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। एंड द रेडियस ऑफ एटम जो कि लैटिस पॉइंट पर पड़े हुए हैं उनका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, अब इस में हम जो हमारे पास जो ए बी है दैट इज एज लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने यहाँ से ए से और सी से यहाँ का ए और सी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें हम क्या लिखेंगे, ए सी जो है ए सी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर है प्लस बी सी स्क्वेयर है, और इट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए सी इज इक्वल टू √2a आ गया हमारे पास। ठीक है, और ए सी जो है दैट इज इक्वल टू वट, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इट इज इक्वल टू आर प्लस 2 स्मॉल आर प्लस आर, दैट इज ए सी इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। ठीक है, और ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर। ठीक है, अगर हम दोनों की रेशियो लेते हैं दैट इज ए सी अपॉन ए बी करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2r प्लस 2r अपॉन 2r, और वी कैन राइट इट इज इक्वल टू r प्लस r अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको r को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जो रेशियो है हम उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो ए सी और ए बी की वैल्यूज हमारे पास हैं इन टर्म्स ऑफ ए, उनको हमने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ए सी अपॉन ए बी है हमने जो अभी कैलकुलेट किया दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस आर अपॉन आर, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था क्या है, दैट इज √2a। ठीक है, और व्हाट इज ए बी इज इक्वल टू ए।
ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1 आ गया। अगर हम यहाँ से 1 को वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। तो रूट 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0.414 मीन्स जो रेडियस ऑफ ऑक्टल वाइड है that is equal to 0.414 times that of the radius of atom। ठीक है, अब जितना बड़ा हमारे पास साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है रेडियस ऑफ वाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्टाइडल वाइड का रेडियस जो है दैट विल बी इक्वल्स टू दी 0.414 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है टेट्राहेड्रल वाइड का भी रेडियस निकालते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड द रेडियस ऑफ एटम इन द क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इन दोनों का हमने रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वाइड बनते कैसे हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि 3 एटम में एक लेयर में, उसके बीच में जो वाइड है, जो ट्रायंगुलर वाइड होता है, उसके ऊपर अगर हम एक एटम और प्लेस करते हैं बी लेयर का, तो हमारे पास वहाँ पे जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनता है एटम्स का। ठीक है, और जब हम एटम के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं चारों एटम्स के, तो तब हमारे पास वहाँ पे जो शेप बनकर आती है उसे टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं, और उसके अंदर का जो स्पेस होगी उसे हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस डायग्राम को थोड़ा सा 3D में शो करने की कोशिश की है, और इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और देखते हैं कि वाइड हमारा इसमें कैसा होगा। तो जैसे कि हमने इसको टिल्ट किया और एटम्स को हमने दूर दूर किया, तो हमारे पास यहाँ पे जो है एक इस तरह का अरेंजमेंट बनकर आया। ठीक है, दैट मीन्स एक क्यूब के जो अल्टरनेट हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर हमारे पास एटम्स प्लेस किए हुए हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस है दैट रिप्रेजेंट द टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एटम प्लेस किया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टेट्राहेड्रल वाइड है। ठीक है, अब यहाँ का जो अरेंजमेंट है एटम्स का दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो टेट्राहेड्रल वाइड है इसका साइज कितना होगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द एटम्स विच आर प्लेस्ड एट द अल्टरनेट कॉर्नर्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए द डिस्टेंस ए डी। ठीक है, तो तभी वहीं से हमारा निकलेगा ये जो आर है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास ए सी क्या है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू रूट 2a। दैट मीन्स ये हमारा जो फेस का डायगोनल है इसका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रूट 2a हमारे पास आ गया। क्लियर। तो व्हाट इज ए सी नाउ, अगर हम ए सी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू आर प्लस आर, क्योंकि इसका जो हमारे पास जो है साइज दैट इज इक्वल टू आर है, इसका भी जो साइज है दैट इज इक्वल टू आर है। अब हमने देखा था कि ये दो स्पेयर जो हैं इकट्ठे ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो फर्दर ए सी इज इक्वल टू वट, इट इज इक्वल टू 2r। ओके, तो we can write that 2r is equal to root 2a, और यहाँ से हम कैपिटल R लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू रूट 2a अपॉन 2 आ गया। ठीक है, नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में हमने क्या निकालना है, ए डी निकालना है। तो ए डी किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर क्या निकाला था हमने, 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी डी ए स्क्वायर, सबका रूट आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू रूट 3a। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि r प्लस जो r है दैट विल बी इक्वल टू ए डी बाई 2। ठीक है, तो ए डी हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, दैट इज रूट 3a, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r प्लस r आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे r प्लस r को कैपिटल R से, दैट इज इससे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, r प्लस आर दैट इज इक्वल टू रूट 3a अपॉन 2 अपॉन रूट 2 अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा रूट 3 अपॉन रूट 2। ओके, फर्दर अगर हम इसको 1 प्लस आर अपॉन आर लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 2 आ गया, और वी कैन राइट r प्लस r इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं और वी कैन राइट इट एज ए
√3 minus √2 upon √2. After putting the values, we have 1.732 minus 1.414 upon 1.414. ठीक है, after calculating all this, we get the value 0.225. Okay, so we can say the radius of tetrahedral void is equal to 0.225 times that of the radius of the atoms which are at the lattice points. ठीक है, तो दैट इज द रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो. अब रेडियस रेशियो क्या होती है? तो रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन. ठीक है, उसे हम रेडियस रेशियो कहते हैं. अब रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन से क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस बनते हैं वो मोस्टली क्या है, आयनिक कंपाउंड्स के बनते हैं. तो आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कुछ कैटायंस होते हैं, कुछ एनायंस होते हैं. मीन्स कि जो भी हमारा लैटिस बनता है दैट इज बिकॉज ऑफ द एनायंस एज वेल एज द कैटायंस. अब जैसे कि हम जानते हैं कि कैटायन का साइज जो है एनायन से छोटा होता है, तो कैटायंस मोस्टली जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं किसी क्रिस्टल में, दैट ऑक्यूपाइज द वॉइड्स. आइदर दे आर ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल वॉइड और दे आर ऑक्यूपाइंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. बट जो एनायंस है मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑक्यूपाइंग द लैटिस पॉइंट्स. ठीक है, तो वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो वॉइड के अंदर जो एटम होगा दैट इज द कैटायन. तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं. तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कैटायन अपॉन द रेडियस ऑफ द एनायन. ठीक है, or we can write r plus upon r minus, that is the radius of the cation and that is the radius of the anion. अब यहाँ पे हमने कुछ रेडियस रेशियोज मेंशन किए हैं मिनिमम से मैक्सिमम लिमिट तक. अगर किसी कैटायन और एनायन के जो रेशियो है, रेडियस रेशियो है, अगर वो 0.155 से 0.225 होगी तो वो ट्रायंगुलर प्लेनर उसका अरेंजमेंट होगा. ठीक है, और उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अगर तो हमारी जो रेशियो है वो लाई कर रही है 0.225 से 0.414 तक, देन वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होंगे. ठीक है, तो उनकी जो ज्योमेट्री होगी दैट मीन्स द टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसी भी एक एटम का दैट विल बी इक्वल टू 4. ओके, अगर तो वो रेशियो है 0.414 से ज़्यादा है और 0.732 से कम है, तब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा और वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में पाए जाएंगे. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हमारे पास रेशियो आती है 0.732 से अप टू 1 तक, तब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा और उनका जो अरेंजमेंट होगा वो सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा. ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं. ठीक है, जैसे ट्रायंगुलर प्लेनर जो अरेंजमेंट है वो बोरोन ऑक्साइड के जो है कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं. ठीक है, इस तरह से जिंक सल्फाइड जो है उसमें जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं. जिंक सल्फाइड के अलावा कॉपर क्लोराइड भी है, कॉपर ब्रोमाइड है, कॉपर आयोडाइड है. ठीक है, बेरियम सल्फाइड है और मर्क्यूरिक सल्फाइड है. ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आता है तो वो सोडियम क्लोराइड जैसी रॉक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो इसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड के अलावा सोडियम ब्रोमाइड भी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, कैल्शियम सल्फाइड और कैल्शियम ऑक्साइड भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं. और अगर हम बात करते हैं क्यूबिक लैटिस की, तो क्यूबिक लैटिस में हमारे पास जो है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होती है. तो उसमें सीजियम के हैलाइड्स जो हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इसी तरह से टेल्यूरियम का ब्रोमाइड और अमोनियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं एक कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि radius of sodium ion is 95 picometer and that of the chloride ion is the 181 picometer. Predict whether the coordination number of sodium ion is 6 or 4. ठीक है, अब हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ एनायन दिया हुआ है. हमने इनकी रेशियो निकाल के देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ लाई करेगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ सोडियम आयन दैट इज कैटायन, इट इज इक्वल टू 95 पिकोमीटर. ठीक है, and the radius of chloride ion is given as 181 picometer. ठीक है, तो रेडियस रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. रेडियस रेशियो दैट विल बी इक्वल टू द r plus upon r negative, or we can say the radius of sodium ion upon the radius of chloride ion. So it is equal to what, the 95 upon 181. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है 0.524. ठीक है, और अगर हम इसको ध्यान से पीछे वाले टेबल में क्या देखें तो हमारे पास ये जो रेशियो है दैट इज लाइंग बिटवीन दी 0.414 से 0.732. दैट मीन्स उस टाइम जो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दैट इज इक्वल टू 6 होगा. ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं दैट आर ऑक्यूपाइंग दी
ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड में ही जो होता है हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। क्लियर। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है यहाँ पे ब्रोमाइड आयंस form a close packed structures. Okay, if the radius of bromide ion is 195 picometer, calculate the radius of the cation that just fits into the tetrahedral hole. Can a cation having a radius of 82 picometer be slipped into the octahedral hole of the crystal A positive B negative? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रोमाइड आयंस फॉर्म्स ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, मीन्स कि जो ब्रोमाइड आयन है दे आर ऑक्यूपाइंग द लैटिस पॉइंट्स. If the radius of bromide ion is 195 picometer, calculate the radius of the cation that just fit into the tetrahedral hole. Means कि जो cations हैं that are occupying the tetrahedral hole. ठीक है, तो जो हमारे पास है radius of tetrahedral hole वो किसके इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे the radius of tetrahedral जो holes हैं हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 0.225 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द एनायन, और वहाँ पे हम लिखेंगे ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो जस्ट सिंपल सी बात है, इसमें 0.225 को हमने मल्टीप्लाई करना है 195 पिकोमीटर से, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 43.875 पिकोमीटर। मीन्स कि जो वहाँ पे हमारे पास कैटाइंस हैं, ठीक है, उनका साइज कितना होना चाहिए जो उसमें कम्प्लीटली फिट हो जाए, दैट इज 43.875 पिकोमीटर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ कैटायन हैविंग ए रेडियस 82 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कैटायन का साइज दिया हुआ है, हमने जस्ट कैलकुलेट करना है कि क्या वो एटम जो है जो ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिसमें रेडियस रेशियो निकालनी है। अब हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कैटायन कितना गिवन है, 82 पिकोमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ एनायन तो हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ब्रोमाइड कितना है, दैट इज 195 पिकोमीटर। जस्ट रेडियस रेशियो निकालेंगे हम इसमें, तो रेडियस रेशियो से हमें पता चलेगा कि ये जो कैटायन है क्या वो ऑक्टाहेड्रल होल में स्लिप हो सकता है, फिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो रेडियस रेशियो को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, तो इनकी जो रेशियो हम निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी 0.4205। ठीक है, अब ये कहाँ पे लाई कर रही है, दैट इज लाइंग बिटवीन दी 0.414 से 0.732 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू रिप्रेजेंट दी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ओके, सो मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस रेशियो आ रही है वो बता रही है कि जो एटम जो कैटायन जो हमारे पास है जिसका साइज 82 पिकोमीटर है दैट कैन इजिली फिट इनटू दी ऑक्टाहेड्रल होल। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो इसी तरह से आप अपनी बुक में से और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।